शक्ति, मैं जानती हूँ कि तब से आप इस बात को जवाब देते देते मुझे लग रहा है काफ़ी बार जवाब दिया, लेकिन मेरे दर्शकों के लिए एक बार फिर जी 4 अटेम्प्ट हो गए थे, 5वां अटेम्प्ट जी। जब रिजल्ट के लिए चेक करने के लिए क्लिक किया, क्या लगा था, क्या सोचा था? पहले तो मुझे मेरा रोल नंबर याद नहीं था, सो मैं सोच रही थी रोल नंबर सर्च करते हैं, देन आई जस्ट गो फॉर सर्चिंग इट। तो मैंने अपना रोल नंबर निकालने की कोशिश कर रही थी, तब तक मुझे अपना नाम दिखा। मुझे लगा शायद मैं किसी एक बीच के पेज पे हूँ, बिकॉज आई नेवर, मतलब मुझे नहीं उम्मीद थी कि शायद ये पहला ही पेज है। फिर मैंने स्क्रॉल करके साइड में देखा, वहाँ 1 लिखा हुआ था। उस वक्त मुझे कॉल आया तो कहा गया कि शक्ति कैसा रहा, तो मैंने कहा मेरा नाम रैंक 1 के सामने लिखा है, मुझे लग रहा है ये फेक PDF है। तो फिर मुझे कहा गया नहीं, आप अपना रोल नंबर क्रॉस वेरीफाई कीजिए, और उससे फिर मुझे फाइनली विश्वास हुआ कि वो मेरा ही नाम था, और 5-6 सालों की ये जो मेहनत थी वो फाइनली सक्सेसफुल हो चुकी है। कौन था उस समय आपके आसपास? मैं यहाँ पे एक्चुअली अभी वर्क करती हूँ एक इंस्टीट्यूट के साथ, तो मैं यहाँ अकेले ही रह रही थी PG में, गर्ल्स PG में। तो मैं अकेले अपने रूम में बंद सुबह से, क्योंकि पता था आज रिजल्ट आने वाला है, सो बहुत डरी हुई थी, और बहुत बार ये सोच रही थी क्या हुआ अगर पिछली बार की तरह इस बार भी नाम नहीं हुआ लिस्ट में। तो मैं अकेले ही थी उस वक्त। तो वो जो एक मोमेंट है वो शायद लाइफ टाइम मेरे साथ रह जाएगा। जिस वक्त कोई नहीं था, अकेली मैं थी, एक मोमेंट पे हार रही थी, और दूसरे ही मोमेंट पे मैंने फिर जीत देखी। थोड़ा सा और गहराई में जाइए, क्या आपको जब पता लगा नहीं ये पहला नाम मेरा ही है, क्या आंखों में आंसू आए या खुशी से मुस्कान आई? पहले अपने मम्मी पापा को फ़ोन मिलाया, क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा और बताइए। जब मैं कंफर्म हो गई कि वो मेरा ही नाम है, तो एक मोमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल शॉक्ड, बिकॉज मुझे मैसेजेस आने लग गए थे कांग्रेट्स करके और ए आया 1। तो पहले तो मुझे मोमेंट लगा कि खुद को रियलाइज़ करने का कि ये हो गया है। फिर मैं थोड़ी देर वो खुशी के आंसू कहो, सुकून के आंसू कहो, वो थे। फिर मैंने सबसे पहला फ़ोन पापा को मिलाया, तो पापा को मैंने कॉल किया और मैंने कहा पापा रिजल्ट आ गया। एंड क्योंकि मेरी आवाज़ काँप रही थी, मैं रो रही थी, तो उन्हें ये लगा कि नहीं हुआ इस बार भी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो, रहने दो, होता है, कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं। तब मैंने पापा से कहा पापा नहीं पापा हो गया। तो इसलिए हो गया मतलब, तो मैंने कहा इस बार क्लियर हो गया एग्जाम और रैंक 1 है। तो तब मैंने पापा को बताया था। बिल्कुल। शक्ति, वो कौन सा मोमेंट था, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई करना, उसके बाद UPSC के लिए आना, वो कौन सा मोमेंट था जब मन में ये बात आई कि नहीं मुझे UPSC की तैयारी करनी है? अगर मैं अपनी बात करूं तो ये सपना तो पापा का था, क्योंकि पापा पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, यूपी पुलिस के साथ। तो वो सपना बहुत ही बचपन में कभी उन्होंने देखा था। बट नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह हम भी जब 11th-12th में बात आई स्ट्रीम चूज़ करने की, तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने बायो की स्ट्रीम चूज़ करी। साथ साथ मैं प्रिपेयर कर रही थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जब मैंने एडमिशन लिया स्नातक में। तो उस वक्त तक यही था कि शायद या तो रिसर्च में जाना है या तो मेडिकल फील्ड में जाना है। एंड उसी की तरह मैंने मेहनत की, गोल्ड मेडल भी मैंने हासिल किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सिमिलरली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारा 6 मंथ का डिजर्टेशन वर्क होता है, जहाँ हमें रिसर्च, प्रॉपर एक रिसर्च एटमॉस्फेयर दिया जाता है। जब मैं वो काम कर रही थी, एंड उस वक्त ही के टॉपर्स थे कुछ जो न्यूज़ में आए, जिनके बारे में मैंने पढ़ा। तो ये 2 जब इंसिडेंट साथ साथ हुए, वो एक मोमेंट था जब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ही क्लोजली पता चला। फिर मैंने रिसर्च शुरू करी कि क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एंड तब मुझे समझ आया कि अगर मैं साइंस स्ट्रीम में जाती हूँ, डेफिनेटली वो लोग भी देश की सेवा ही कर रहे हैं, उसमें ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट वो एक बहुत ही स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें वो काम कर रहे हैं। और UPSC के थ्रू जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ही डाइवर्स है। तो तब मैंने मन बनाया कि इस एग्ज़ाम को देकर तो देखेंगे, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत से। तो इस तरीके से UPSC का डिसीजन लिया गया था। बिल्कुल। शक्ति, आप लोग की जो जर्नी रही 5 अटेम्प्ट की, जब मैं बात करूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे तमाम लोग, तमाम एस्पिरेंट्स सीख सकते हैं। मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि जब कोई भी छात्र एस्पिरेंट डिसाइड करता है कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है, हर एक के आगे ना बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ये सिलेबस है, कैसे शुरू करना है, क्या करना है, कंटेंट इतना है, इंटरनेट पे भी और बातचीत में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के सामने आती हैं। शुरुआत कैसे हुई थी, क्या वो कन्फ्यूजन आपके मन में भी था? मेरी जर्नी आई थिंक अभी तक तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता है। 5वां अटैम्प्ट था ये मेरा। पहले 3 अटैम्प्ट्स में मैंने प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाई मैं। तो ये जो आप बात कर रहे हो कन्फ्यूजन की, वो मैंने फेस किया फर्स्ट 2 अटैम्प्ट्स में। और मैं एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस करना चाहूँगी कि UPSC एक बहुत ही वास्ट एग्जाम है। जब तक आप अपना होमवर्क नहीं कर लेते, यू शुड नेवर एंटर दिस फील्ड। मेरी गलती यही थी, मैंने बस सुना बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के कि क्या होता है, क्या इसमें मेहनत लगेगी कितनी, क्या करना चाहिए, क्या बेसिक्स हैं। मैं जस्ट एंटर कर गई इस फील्ड में। और ये रीज़न था कि एग्जाम को फिगर आउट करने में ही कि भाई प्रीलिम्स स्टेज में क्या रिक्वायरमेंट है, मेंस में कैसे पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है, बिकॉज आपका प्रीलिम्स MCQ टाइप है, मेंस आपका सब्जेक्टिव है। तो ये किस तरीके से यू नीड टू चेंज, यू नीड टू स्विच, अब ये मुझे बिल्कुल पता नहीं था। ऑप्शनल की क्या इंपॉर्टेंस होती है मेंस में, तो वो सारी चीज़ों को मैं फिगर आउट करते ही, क्योंकि तब मैं जॉब भी कर रही थी, तो पहले 2 अटैम्प्ट्स मैं नहीं क्लियर कर पाई प्रीलिम्स। तब मैंने डिसाइड किया और मुझे समझ आया कि UPSC एक ऐसा एग्जाम है जिसको फुल फोकस प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया सिलेबस बहुत ही वाइड है।
इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं और वो डाइवर्सिटी जो है दैट डिमांड्स कि भाई आप हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दे पाओ। तो इन सब चीज़ों को मैं समझने के लिए फिर वो था वो मेरा थर्ड अटेम्प्ट, जब मैंने प्रॉपर ब्रेक लेके फुल प्रिपरेशन के साथ ऑप्शनल चूज़ करके मेंस और प्रीलिम्स की डिफरेंसेस को समझ के तब दिया। बट उस ईयर मैं 1 मार्क्स से प्रीलिम्स फेल कर गई थी। बट मैं ये एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया ना कि जब आप तैयारी के साथ फेल होते हो ना, तब आपके पास ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है कि आप समझ पाते हो गलतियाँ कहाँ हुई। जब बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि मेरी गलती हुई कहाँ। तो थर्ड अटेम्प्ट में फिर मैंने वो चीज़ें नोट डाउन करी, वो जो शॉर्टकमिंग्स रह गई थी, एंड दैट्स हाउ फिर मैं फोर्थ अटेम्प्ट में आई एंड थिंग्स वेंट ऑन स्मूथली। बिल्कुल। और लास्ट अटेम्प्ट की भी बात करें तो महज 12 मार्क्स जी। से शक्ति का सिलेक्शन होने से रह गया था। और कहीं ना कहीं आपके भाई ने भी ये बात कही थी कि शक्ति बिल्कुल भी मन छोटा मत करो, रैंक 1 तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल ये बात हुई थी और वो सच भी साबित हुई। तो भाई का क्या रिएक्शन था? मैं अभी बताती हूँ कि लास्ट ईयर का जो टाइम था, ये अप्रैल का ही महीना था, 16 अप्रैल को रिजल्ट आया था। और वो एक टाइम जब आप नाम सर्च कर रहे हो PDF में, वो दिखाता है नो रिजल्ट्स फाउंड, वो आई थिंक बहुत एस्पिरेंट्स इससे रिलेट कर पाएंगे। दैट वाज एक बहुत ही लो फेज होता है वो, क्योंकि जब इंटरव्यू तक आप जाते हो ना, आपके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, दैट मे बी ऐसा, तो वैसा हुआ। बट ये था कि जब रिजल्ट आया और मैं बिल्कुल ही हताश कि नहीं देना, अब रोकते हैं, अब UPSC हो गया, अब मुझे दूसरे स्ट्रीम में जाना है, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इस एज पे एक रिक्वायरमेंट है अपने लिए। तो मैंने ये सोचा था, तब पापा और भाई थे साथ में, मम्मी पापा, मतलब सबका ही साथ रहा है सिबलिंग्स का। तो भाई ने कहा था कि यू हैव वर्क 4 साल, आपने बड़ी मेहनत करी है, आपने दिया, इस बार सिर्फ 12 नंबर से रह गया है। मीन्स ये सोचना है कि भगवान ने कुछ बड़ा सोच के रखा होगा, तो भगवान ने शायद तुम्हारे लिए रैंक 1 बचा के रखी है, तो तुम बस एक क्लास ट्राई कर लो, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बोलेगा करने को। एंड आई एम थैंकफुल कि मैंने वो चांस लिया और आई वेंट अहेड। तो हाँ, इसी तरीके से। और वो बात सच भी साबित हुई है। आपने बताया कि किस तरह का कन्फ्यूजन था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर करके अगर आगे बढ़ें तो एस्पिरेंट्स को फ़ायदा हो सकता है। सबसे बड़ी बात आती है रूटीन को लेकर। लोग ये नहीं समझ पाते रूटीन कैसे करना है। कई बार बात आती है कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, घंटों में जोड़ दिया जाता है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखकर तैयारी को शुरू करना है आपके हिसाब से? अगर आवर्स की बात करें, मुझे नहीं लगता आवर्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वालिटी स्टडी टाइम। ठीक है, तो मैंने कभी ऐसा नहीं रूटीन रखा कि इतने बजे उठना है या इतने बजे सो जाना है। मेरा ये एक चीज़ होती थी कि लाइक एक दिन में मुझे 4 चीज़ें करनी है। पहला है करंट अफेयर्स, जिसके लिए मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती थी। सेकंड है GS पढ़ना है, वो मेंस और प्रीलिम्स ओरिएंटेड। थर्ड ऑप्शन ऑप्शनल का एक स्लॉट होता था जिसमें मुझे अपना ऑप्शनल करना है। और फोर्थ स्लॉट मैंने हमेशा से प्रैक्टिस कर रखा है। अगर प्रीलिम्स आ रहा है तो उस वक्त मैं MCQ सॉल्व कर रही हूँ, मेंस आ रहा है तो उस दौरान मैं आंसर राइटिंग करती थी। तो ये 4 चीज़ें बैलेंस थी जो एक दिन में प्रॉपर होनी चाहिए थी। कभी 8 घंटे पढ़ाई हुई है, कभी 10 घंटे पढ़ाई हुई है, एग्जाम के पास तो 12 घंटे भी मैंने पढ़ाई करी है। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मैंने 3 घंटे पढ़ाई करी है। क्योंकि UPSC की जो ये जर्नी है, इनिशियली आप बहुत इंथुजियास्टिक होते हो जब आप आते हो इस प्रिपरेशन में, तो उस वक्त आपके पास इतनी स्टैमिना एनर्जी भी होती है कि आप पढ़ ले जा रहे हो। अभी जब 5th अटेम्प्ट तक आप आते हो, एक तो पहली बार जो वो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपके पास ऑलरेडी है, आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों पे यू हैव टू वर्क। तो वहाँ पे धीरे धीरे टाइम इट हैज़ रिड्यूस्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी वो है ब्रेक्स। आई थिंक बच्चों को ये लगता है कि घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना केपेबल नहीं है कि हम इतना ओवरफ्लड कर लें। सो हर 15-20 दिन पे मैं हाफ डे का ब्रेक रखती थी कि जैसे आज सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, रिमेनिंग 4-5 घंटे मैं अपने लिए फ्री रखूँगी। सो ये एक प्रॉपर बैलेंस और मिक्स्ड था एक प्लान जो मैंने फॉलो किया। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात आती है कोचिंग को लेकर। बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग नहीं करना चाहते, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। उसके पीछे कारण भी बहुत से होते हैं। कोचिंग कितनी ज़रूरी है, या सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन से ही UPSC का सपना साकार किया जा सकता है? ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा था कि मैं नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आती हूँ, ऐसे किसी इंसान के साथ मैं टच में भी नहीं थी जिसने कभी प्रिपरेशन करी हो या दिया हो, तो मेरे लिए टोटली न्यू फील्ड था। तो मुझे लगा कि मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है और इसलिए मैंने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करा था। बात अगर मैं कहूँ कि ज़रूरी है या नहीं, तो वही अब ये डिपेंड करता है। अगर आपका बैकग्राउंड है सब्जेक्ट में तो आई थिंक सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है। अगर आपको कोई गाइडेंस देने वाला है, थोड़ी बहुत अगर कहीं आप फंस रहे हो, आपको कोई समझाने वाला है, तो आई थिंक इस केस में बिना कोचिंग के भी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। स्पेसिफिकली कोविड के बाद अगर देखा जाए, बहुत से फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब वगैरह पे, जहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्रीली पढ़ा रहे हैं। बट फिर अब वहाँ पे एक इशू आ जाता है क्रेडिबिलिटी का, बिकॉज चैनल्स कैसे हैं, क्या जो पढ़ा रहे हैं उनके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज है या नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये टाइल से अगर डिटर्मिनेशन है तो इवन सेल्फ स्टडी वुड हेल्प यू। बट अगर आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो, तो मैं कहती हूँ कि अगर आप कंफ्यूज हो, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मेंटरशिप भी अवेल कर सकते हो। आप अगर चाहो तो किसी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। आपने क्योंकि बोला ह्यूमैनिटीज़ आपने सेलेक्ट किया, मैं तो ये कहूँगी कि UPSC एक ऐसा फील्ड है जो इतना बैलेंस्ड है
यहाँ पे आप कभी नहीं कह सकते हो किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम का फोटे है। ह्यूमैनिटीज़ है, इक्वली बैलेंस्ड है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, CSAT में इक्वली आपका रीजनिंग क्वांट एप्टीट्यूड भी चेक हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से एग्जाम को रखा गया है। मैंने जो साइंस से ह्यूमैनिटीज़ का स्विच था वो इसीलिए इनिशियली मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, बट अगर बात करें लाइक ऑप्शनल में भी मैंने ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट ही लिया। इसके भी कुछ अपने कारण थे। फर्स्ट, आई थिंक ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आप मैक्सिमम टाइम अपना प्रिपरेशन का स्पेंड करते हो, तो ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगे क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। तो मैंने इनिशियली तो सोचा था कि कोई बायो स्ट्रीम से रिलेटेड हो तो ऐसा कोई ऑप्शन मैं लूँगी, बट उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं आया। मे बी ये था कि मैंने पिछले 5-10 सालों में इतना साइंस पढ़ लिया था। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद आपने उसको चेंज करा ऑप्शनल सब्जेक्ट को। जी, बिकॉज एक्चुअली जो प्रॉपर लाइफ साइंस का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री वो यहाँ नहीं था ऑप्शनल के लिए। एंथ्रोपोलॉजी था जिसके कुछ यूनिट्स थे, बट बाकी इनिशियली जब मैंने देखा तो उतना मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन मैं आज भी कहती हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने मुझे लास्ट अटेम्प्ट में आई थिंक लिस्ट के बाहर रखा, और ये इस अटेम्प्ट में आई थिंक वही सब्जेक्ट है जो मुझे आगे लेकर गया। बिकॉज द थिंग इज कि मैंने इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं इफ आज क्या पूरा दिन PSIR पढ़ो, मैं पूरे दिन पढ़ सकती हूँ। तो इंटरेस्ट एक फैक्टर होता है दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो वो एक ज़रूरी चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने ह्यूमैनिटीज़ का ऑप्शन ऑप्ट किया था। ठीक है शक्ति, इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने कोचिंग को लेकर बात की थी कि ठीक है जिन्हें लगता है ज़रूरत है उनको ज़रूर करनी चाहिए। एक मौका ऐसा आया था जो मैं देख पा रही हूँ, आपका मॉक इंटरव्यू था और जो पैनलिस्ट थे उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कैंडिडेट हमने अब तक नहीं देखा, और आपकी आंखों में आंसू भी आए थे उस समय। वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप बताएंगे, और क्या उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा था या क्या चल रहा था मन में? जी हाँ, वो एक टाइम था जब लास्ट ईयर का फेलियर रहा है मेरे साथ। मैंने देखे हैं बहुत सारे फेलियर्स। तो जब आप ऐसे इस प्रिपरेशन में क्या होता है ना कि आप प्रॉपर्ली अलोन हो जाते हो, लाइक यू आर इन अ क्लोज सर्कल, आपके पास बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनसे आप इंटरैक्ट कर रहे हो। एंड दैट इज़ वाई क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँची और वहाँ मुझे जब पहली बार अप्रिसिएशन मिला ना, लाइक वी हैव नॉट सीन अ कैंडिडेट लाइक यू, तो वो एक ऐसे ना एक होप उसको कह सकते हैं, वो एक उम्मीद कि शायद ओके मुझसे हो सकता है ये, क्योंकि तब तक तो ये सपना था, आज ये रियलिटी है जिसे मैं जी रही हूँ। बट अब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है हाँ, अभी जस्ट 20 सेकंड के पहले तक ये मेरे लिए सपना ही था। जब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो वो इमोशंस जो थे इतने साल के कि ओके आई वांटेड टू हियर दिस, कि कोई तो मुझे ये बोले, पेरेंट्स के अलावा कोई बाहर से वैलिडेशन मिला नहीं, तो एक वो था। बाहर निकली तो जी हाँ, उसने कॉन्फिडेंस तो प्रॉपर बूस्ट किया था कि चलो ठीक है, मीन्स मैं प्रेजेंटेबल हूँ, नॉलेज प्रॉपर है, बैलेंस्ड आंसर्स हैं, तो जो इंटरव्यू में रिक्वायरमेंट है वो शायद मैं मीट कर पाऊँ। तो वो एक थोड़ा सा गेम चेंजिंग प्लस इमोशनल मोमेंट रहा था इन माई जर्नी। बिल्कुल। और शक्ति, इसके बाद मैं चाहूँगी अगर आप थोड़े से और टिप्स दे पाएँ, जो भी ये 5 अटेम्प्ट की जर्नी रही, क्या करना है क्या नहीं करना है? अगर आई थिंक इस एग्जाम में क्या करना है ये सब बता रहे हैं, क्या नहीं करना है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो मुझसे गलती हुई कि सिलेबस को बिना समझे प्रॉपर्ली आई स्टेप्ड इनटू द प्रिपरेशन। तो ये गलती तो नहीं करनी है। पहले सिलेबस उठाएं, मेंस का बहुत ही डिटेल सिलेबस UPSC ने दिया है, हमें ये देखना चाहिए। उससे ये पता चलता है क्या पढ़ना है। अब आता है सवाल कितना पढ़ना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स पे एक बुक भी हो सकती है, आप एक आर्टिकल पे एक बुक लिख सकते हैं। तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। तो सिलेबस बताता है क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कितना पढ़ना है, कितना रिक्वायरमेंट है। ये 2 चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ आती है बेसिक्स, एंड बेसिक्स के लिए आई थिंक NCERT से बेहतर कुछ नहीं है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि 6 से 12 की सारी NCERT पढ़नी है, कुछ स्पेसिफिक कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको रेफर करना है, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। क्योंकि आई थिंक एक मुझसे जो गलती हुई कि वो मैं बहुत सोर्सेज को रेफर करती थी। अब जो सब्जेक्ट से डर लग रहा है, जैसे हिस्ट्री वीक है तो हिस्ट्री के लिए मैंने कम से कम 10 किताबें पढ़ ली हैं। आप उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाओगे, आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो अल्टीमेटली उस नॉलेज का कोई यूज़ नहीं है। तो ये भी मैं कहूँगी कि बहुत ही मिनिमम बुक लिस्ट रखो। आई थिंक पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिपीटेड रिविजन स्लॉट, कि हर 10 दिन बाद, 10 दिन नहीं तो 20 दिन बाद मैं 1-2 दिन का स्लॉट, कि पिछले 20 दिन में जो पढ़ा उसको मैं रिवाइज करके उस पर एक टेस्ट सॉल्व करके और तब मैं आगे बढ़ूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं रिक्वायर्ड हैं इस फील्ड में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पल आए होंगे जाहिर तौर पर जब लगा होगा नहीं हो सकता या छोड़ देना चाहिए, ऐसे में कैसे वापसी की जाए? फैमिली का, दोस्तों का, ग्रुप का कितना बड़ा रोल है? और जो कहा जाता है ना कि बिल्कुल अपने आप को अकेला कर लेना है, ये कितना बड़ा मिथ है? मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी पूरी जर्नी में। बिकॉज अगर आप मेंटली काम नहीं हैं, ठीक है, आप एंशियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। बहुत ही लो फेजेस हमने देखे हैं कि लंबी जर्नी है, बट इस पूरे लाइक जो जर्नी थी ना, इसमें आई थिंक खुद से लेकिन ट्रू रहना बहुत ज़रूरी है। ये मम्मी ने मुझे बहुत बचपन में कहा था, मुझे अभी याद आता है, कि दुनिया से झूठ बोलना, खुद से नहीं। तो जब मैं फेल हुई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में तो मैं बहुत परेशान कि नहीं हो रहा है, एंड देन तब भी मम्मी ने कहा कि खुद से पूछो क्या उतनी मेहनत करी थी जो रिक्वायर्ड थी। तो वो आई थिंक एक खुद से सच बोलना है ना, तो वो आप जब आप खुद से इंटरैक्ट करते हो तो आपको लगता है, आपको पता है आप कर सकते हो या नहीं, आपको पता है आपके अंदर कमियाँ क्या हैं, गलतियाँ क्या हैं। तो एक इंट्रोस्पेक्शन वाली जो बात है वो मुझे लगती है थोड़ी है। दूसरा तो मैं पेरेंट्स का और फैमिली का सपोर्ट के बारे में कैन नॉट से मोर। पापा, मम्मी, भाई, बहन, दे हैव बीन देयर लाइक माई स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। मैं
ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन हम काफ़ी क्लोज मैं हो गई थी, जैसे अभी आपने कहा दैट्स अ मिथ आई विल से, क्योंकि तब आप क्या करते हो ना, आप एक प्रेशर ले लेते हो अपने आप पे, एंड देन उन्हीं लोगों के पास वापस जाना बहुत ऑकवर्ड हो जाता है कुछ सालों के बाद। आपको फ्रेंड्स का, फैमिली का सपोर्ट बहुत रिक्वायर्ड है। मेरे लिए फैमिली थी, बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं, बट जो थे उन्होंने प्रॉपर और पूरा साथ दिया इस जर्नी में। यूपीएससी में थे वो भी, तो इसलिए कभी ये नहीं हुआ कि वो समझ नहीं रहे हैं कि मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं या मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये चीज़ें रही हैं। तो दीज 3 थिंग्स अगर मैं सम अप करूँ, खुद से ट्रू रहना और इंट्रोस्पेक्ट करना, पेरेंट्स का सपोर्ट रहना, फैमिली का, फ्रेंड्स का, आई थिंक इससे